स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड सब पार्ट फिनॉल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिनॉल। फिनॉल का डिज़ाइन कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, उसे फिनॉल कहते हैं। और इसका जनरल नेम यहाँ पे लिखा गया है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड, LIC। ठीक है, अच्छा, इसके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर दिया है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और उधर केमिकल रिएक्शंस हैं। इसके NCERT 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डील करती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी होते हैं। मैं फिलहाल NCERT का सीक्वेंस ले रही हूँ। तो इट्स फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या हेलोअरीन भी इसको कह सकते हैं। बेंजीन पर SO3H ग्रुप होता है तो इसे क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। बेंजीन पर N2+Cl- होता है तो इसे क्या कहते हैं, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन जब रिएक्शन करूंगी उसमें इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख दूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, देन ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ये आ जाएगा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, देन आ गया ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, और उसके बाद EAS रिएक्शन। ये 3 हेडिंग्स हैं यहाँ पर। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड की 2 रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद Na और रिएक्शन विद NaOH। ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड के फर्दर 2 रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद PCl5 एंड विद जिंक डस्ट। और EAS का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हम रिएक्शंस करेंगे तो उनमें इसका डिटेल में आपको लिख दूंगी। और इसके आपके पास जो रिएक्शंस है, नाइट्रेशन, कोलबेज रिएक्शन, रीमर्टीमैन एंड हैलोजिनेशन, ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा, नाइट्रेशन के भी 2 टॉपिक्स हैं, विद डाइल्यूट HNO3 एंड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और हैलोजिनेशन के भी 2 टॉपिक हैं, विद ब्रोमीन वाटर एंड ब्रोमीन CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड होता है। ठीक है, ये सॉल्वेंट होता है और उधर ऊपर भी पानी सॉल्वेंट होता है। इसमें एक और रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं, लास्ट में मैं इधर लिख देती हूँ, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये 4th कैटेगरी की रिएक्शन है। EAS की रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। अब इसके रिएक्शन पार्ट पर आते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोअरीन या क्लोरोबेंजीन। तो ये वाला रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर की हेलोअरीन में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, क्लोरोबेंजीन लिया, इस पे NaOH डाला और देखो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम 1 एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, 300 गुना प्रेशर ज़्यादा, हाई टेम्परेचर। तो यानी हाई टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होगा, ये एसिड रिएक्शन होगी बेंजीन पर और O- Na+ बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस के लिए मैंने H+ लिख दिया, तो यहाँ पर Na हट के OH आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, वही वाली रिएक्शन है ना ये। सेकेंड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर जब सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या होता है, SO3H होता है। तो बेंजीन पर SO3H लगाए, इसमें NaOH डालेंगे आप। ठीक है, ये यहाँ से 1 हम हटा देते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेप में, इसी स्टेप में तो सिंपली हमने NaOH डाला। NaOH डालने पर क्या होगा, SO3H ग्रुप भी रिप्लेस हो जाएगा, ऊपर वाले की तरह ONA यहाँ पर आ जाएगा और सेम ऊपर वाला ही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। H+ यानी हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करेंगे तो यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज हाइड्रोलिसिस। ओके, देन थर्ड मेथड इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ये वाला कंपाउंड भी फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है तो आप इससे फैमिलियर हैं। इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl- ग्रुप है। जब वार्म वाटर से इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर इसके बॉन्ड्स ऐसे टूटते हैं, N2 टूट जाएगा और Cl टूट जाएगा। Cl वाला जो टुकड़ा है वाटर का H लेकर के अलग हो जाएगा, फॉर्मिंग HCl। ये वाला जो N2 वाला टुकड़ा है, ये एक साइड प्रोडक्ट N2 बन गया। अब पानी का कौन सा टुकड़ा बचा, पानी में से H तो हट गया था, तो क्या बचा था, OH बचा था, वो OH यहाँ पर आ गया बेंजीन पर और ये बन गया फिनॉल। चलिए, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ये 1 2 3 कार्बन है यानी प्रोपाइल ग्रुप। और अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 मिथाइल का बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन को जनरल नेमिंग में कहते हैं आइसो। तो ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। तो जब बेंजीन पर आइसो प्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है तो इसे कॉमन नेमिंग सिस्टम में क्यूमीन भी कहते हैं। तो क्यूमीन का कॉमन नेम में ये लिख दूं, आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ये भी कह सकते हैं क्यूमीन को। अच्छा, इसका IUPAC नेम,
अगर इसका हम IUPAC नेम देखें तो आप बेंजीन का वर्ड रूट ले लीजिए, ठीक है। ये कार्बन जो ये पूरा ब्रांच हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, इसके अंदर ब्रांच में भी ब्रांच है तो 1 2 वर्ड रूट और ब्रांच की ब्रांच है 1 मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहा जाता है इसको, बेंजीन कॉम्प्लेक्स ब्रांच को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो विद इन ब्रैकेट मैंने कॉम्प्लेक्स ब्रांच लिखा। ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और एक और कॉमन नेम जो फेमस है वो है क्यूमीन, तो यहाँ पे क्यूमीन वर्ड लिख दिया है NCERT ने, लेकिन ये तीनों नाम मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। और क्यूमीन में जब आप ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में इसे लाते हैं तो यहाँ पर जो बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजीन के बाहर sp3 कार्बन पहला नेबर कार्बन है, ठीक है। तो इस बेंजाइलिक कार्बन का C और बेंजाइलिक कार्बन का H, इस CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हाथ पकड़ के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इस बॉन्ड को एक्सपैंड करके लिखती हूँ, तो ये बॉन्ड ऐसा था, C और H था, C सिंगल बॉन्ड H, और ऑक्सीजन ऐसा था, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने डबल में से एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक बॉन्ड पर लगा ही रहेगा, तो वो O सिंगल बॉन्ड है और अपनी दोनों वैलेंसी से इधर से H और इधर से C का हाथ इसने पकड़ लिया और ऐसे इसका पेरोक्साइड बन गया। इसका पूरा नाम लिखा जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है, क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज से हाइड्रोजन भी जुड़ा है तो इस कॉम्बिनेशन को हाइड्रो पेरोक्साइड कहा जाता है। फिर जब हाइड्रो पेरोक्साइड का H+ एंड वाटर, इसको सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस किया गया, तो हाइड्रोलिसिस में ये वाला जो टुकड़ा है ये टूट के अलग हो जाएगा, CH3COCH3। जब ये इससे डिटैच होगा मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो इसको मैंने एसीटोन लिखा है। अगर मैं एसीटोन का एक्सपेंडेड डायग्राम बनाऊं तो देखो वो ऐसा बन जाता है, देखो ये टुकड़ा उससे मैच कर रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और ये जो OH बचा है ये बेंजीन के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, फिनॉल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इस अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, मतलब कमर्शियल लेवल पे होता है और ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके NCERT ने अभी तक पूछा है। हाँ, तो अब फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट कैटेगरी है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। देखो फिनॉल है बेंजीन, बेंजीन पर O और O से जुड़ा H, तो यानी ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल में O और H बॉन्ड टूटता है यानी कि H वाला टुकड़ा रिलीज होता है तो हर उस मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री की भाषा में एसिड कहा जाता है। यानी क्या मैं बोल दूं कि इन रिएक्शन से हम फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को चेक करने वाले हैं, ठीक है। और ये दो रिएक्शंस हैं इस बात का एविडेंस जो फिनॉल की एसिडिक नेचर को प्रूव करती हैं, रिएक्शन विद Na एंड रिएक्शन विद NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर ONA आ जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर भी ONA आ जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। सिंपल रिएक्शंस हैं, ये आप लोग जानते भी हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी आती है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। CO बॉन्ड का मतलब क्या है, जो फिनॉल का में कार्बन है C और OH, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होता है, एक तो रिएक्शन है PCl5 के साथ जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ का Cl इस बेंजीन पर लग जाएगा और इस तरह से C6H5Cl बन जाएगा। एक बात और, बेंजीन को मैंने यहाँ पे कैसा बनाया है, रिंग की फॉर्म में बनाया है। अगर मैं रिंग की फॉर्म में बॉन्ड लाइन ना बनाऊं तो इसका एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, मैंने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज C6H5Cl, और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है वो है ट्राईफिनॉक्सी फॉस्फेट, यहाँ पर बन जाता है। ट्राई यानी 3 बार, फिनाइल का ऑक्सी है तो फिनॉक्सी, ठीक है, फॉस्फेट P डबल बॉन्ड O, ठीक। तो वो ये यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बन रहा है और ये वाला यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन NCERT में नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ पे एडिशनल दी है।
एनसीईआरटी इस टॉपिक पर एक रिएक्शन डील करती है, दैट इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करेगा, जब हम फिनॉल के साथ जिंक डालेंगे तो ये जो जिंक होता है ये इस ऑक्सीजन को लेकर के भाग जाएगा, यानी ZnO। तो अब देखो इस बेंजीन में से ऑक्सीजन हट गया तो क्या बचा, H और बेंजीन आपस में जुड़ गए। H और बेंजीन मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ऑन पेपर जो रूल है इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूं तो भी काम चल जाएगा। ये भी क्या है, बेंजीन ही है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, EAS रिएक्शंस, जिनका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले फिनॉल के बारे में आपको एक जानकारी होना पता है, ज़रूरी है। वो ये है कि फिनॉलिक ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, यानी फिनॉल का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑर्थो पैरा होता है। इस बात का क्या मतलब है, तो मैंने यहाँ पे रीजन हेडिंग डाला है। इस बात को हम ऐसे चेक करते हैं, ये हमने फिनॉल के रेजोनेंस ड्रॉ किए हैं। रेजोनेंस में देखिए फिनॉल के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और बेंजीन न्यूट्रल है, तो लोन मतलब बेंजीन में पाई बॉन्ड्स हैं, तो लोन पेयर ज्यादा रिच सेंटर है, तो लोन पेयर से रेजोनेंस रिंग की तरफ जाएगा। एरो के डायरेक्शन आपको बता रही है कि रिंग की तरफ लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज आया, इस माइनस से जंप किया तो यहाँ माइनस चार्ज आया, इस माइनस से जंप किया यहाँ पे माइनस चार्ज आया, और फिर से जो मॉलिक्यूल है वो रीजनरेट हो गया, OH ऊपर जनरेट हो गया। ठीक है, इन सारे पांचों स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस के दौरान आप ऑब्जर्व करिए, पहला और आखिरी स्ट्रक्चर वो तो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो बीच के तीन स्ट्रक्चर हैं, ये वाले जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें देखिए नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। और नेगेटिव चार्ज किन कॉर्नर्स पर अपीयर हो रहा है, तो अब ध्यान से देखिए, ऑर्थो कॉर्नर पर, पैरा कॉर्नर पर और फिर से ऑर्थो कॉर्नर पर। तो यानी कि ये जो मेटा कॉर्नर्स हैं वो तो न्यूट्रल है, और जो ऑर्थो एंड पैरा कॉर्नर्स है वो माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूट्रलिटी के सामने। ठीक है, तो इस रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर माइनस चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच होती जाती हैं। और EAS रिएक्शन का रूल ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो कॉर्नर्स इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, EAS का प्रोडक्ट उन्हीं पर बनेगा। तो मैंने यहां मेंशन किया, ड्यूरिंग रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पोजीशंस आर बिकमिंग इलेक्ट्रॉन रिच, thus when phenol undergoes EAS reaction products will form at ortho and para position। मतलब अगर फिनॉल का मैं क्लोरीनेशन करा दूं तो जो क्लोरीन आएगा वो कहाँ आके बैठेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बैठेगा। या मैं नाइट्रेशन करवा दूं तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा पर आएगा, मेटा पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के रेजोनेंस से जो कॉर्नर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हीं कॉर्नर का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किसी भी मॉलिक्यूल पर जाता है। तो OH ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब इनकी रिएक्शन, फर्स्ट EAS रिएक्शन है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन यहाँ पे कराया गया है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। तो अगर डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, इसका क्या मतलब है, जो NO2 ग्रुप है उसका परसेंटेज या उसकी कंसेंट्रेशन कम होगी। तो इस केस में जो फिनॉल पे रिएक्शन होगा एट अ टाइम या तो ऑर्थो पर नाइट्रो आएगा या फिर पैरा पर नाइट्रो आएगा, यानी मोनो नाइट्रेशन हुआ। क्या मैं बोल दूं कि ये इस कहानी को हम बोल देंगे मोनो नाइट्रेशन, एक बार नाइट्रेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, यानी इस HNO3 से जो NO2 ग्रुप जनरेट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो एक्सेसिवली रिएक्शन होगा, और जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस हैं वो सारी की सारी नाइट्रो से ऑक्यूपाई हो जाएंगी। इस कंपाउंड का जनरल नेम होता है पिक्रिक एसिड, और IUPAC में 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, OH ग्रुप को 1 नंबर, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप नंबरिंग करेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और क्या मैं बोल दूं, यहाँ पर ट्राई नाइट्रेशन हो गया। ठीक है, 3 बार नाइट्रो ग्रुप एक बार में जुड़ गए। अच्छा 12th क्लास, अब फिनॉल के नाइट्रेशन में जो पिक्रिक एसिड बनाने का मेथड है,
पिक्रिक एसिड बनाने के लिए एनसीईआरटी ने एक ऑल्टरनेट इसका दिया है, ऑल्टरनेट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग पिक्रिक एसिड। उसमें क्या किया है कि जो फिनॉल है, फिनॉल को पहले कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं और उसके बाद में इसका सल्फोनेशन होगा 2 और 4 पोजीशन पर, तो 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बन रहा है फिनॉल का। ठीक है, तो इट्स फिनॉल, इट इज रिटन एज फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो गया। फिर जब हम कॉन्क नाइट्रिक एसिड डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, तो जो इससे NO2 ग्रुप प्रोड्यूस होता है वो इनको इजीली रिप्लेस कर पाता है, यानी SO3H ग्रुप अगर बेंजीन पर कहीं पर भी लगे हैं तो इनको रिप्लेस करना आसान है। तो NO2 का एंट्री जो है, NO2 की जो एंट्री है, नाइट्रेशन जो है वो ज़्यादा फीजिबल हो जाता है, रिएक्शन पर स्पीडली हो जाता है और पिक्रिक एसिड बहुत इजीली बन जाता है। तो दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड। एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखती है कि नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल first with concentrated sulfuric acid which converts it into phenol 2,4 disulfonic acid, and then with concentrated nitric acid we will get 2,4,6 trinitrophenol यानी कि पिक्रिक एसिड। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट रीड किया है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का है जो यहाँ पर पिक्रिक एसिड के ऑल्टरनेट मेथड के लिए दिया गया है। ओके 12th क्लास। तो अब नेक्स्ट आते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, और हैलोजिनेशन में हमने 2 फ्लो चार्ट में कंडीशंस पढ़ी थी, विद ब्रोमीन एंड CS2 एंड विद ब्रोमीन एंड वाटर। ठीक है, तो ब्रोमीन एंड CS2 क्या है? ब्रोमीन यहाँ पर मेन रिएक्टेंट है, रीएजेंट है, इसको अटैक करना है, और ये जो CS2 है ये सॉल्वेंट है। ठीक है, कैसे सॉल्वेंट है? पहली बात, CS2 का फुल फॉर्म है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर ब्रोमीन को CS2 यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में फिनॉल से ट्रीट करते हैं तो क्या देखते हैं? फिनॉल देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो एट अ टाइम या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई होगी, या तो ब्रोमीन यहां जाएगा या यहां पर जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि एट अ टाइम रिंग पर 1 हैलोजन जुड़ा है, 1 ब्रोमीन जुड़ा है, तो आप इसको बोल दोगे ये मोनोब्रोमिनेशन का रिएक्शन हो गया। ठीक, इधर आइए, अगर मैं ब्रोमीन में CS2 की जगह पर सॉल्वेंट चेंज कर दूं, वाटर ले लूं, तो वाटर जो सॉल्वेंट है यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है। अभी पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब है, इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम जरा इसको रिएक्शन को देख लें। तो अगर मैं CS2 की जगह यहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट लेती हूँ तो क्या देखा कि फिनॉल के ऊपर जो ब्रोमिनेशन हुआ वो एक ही रिंग पर मल्टीपल टाइम्स ब्रोमिनेशन हो गया। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा सारी पोजीशंस इसमें ऑक्यूपाई हो गई, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये ट्राइब्रोमिनेशन का केस हो गया। अब है कि सॉल्वेंट के बदलने से, सॉल्वेंट के चेंज होने से प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आए और क्यों आए। तो ऐसा है कि पहली बात, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग मैं यहीं पे बता देती हूँ। आपने वो पढ़ा है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, CS2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो CO2 जैसा होता है। ठीक है, यानी बॉन्ड एंगल कितना होता है इसके लुईस डायग्राम में 180 डिग्री का। 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल का मतलब है कि इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट म्यू होगा वो इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब सारे बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब जो इसका नेट म्यू होता है वो 0 होता है। और जिस लिक्विड का या जिस भी कंपाउंड का नेट म्यू 0 होता है उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। वाटर के केस में आपने पढ़ा है कि वाटर जो है इसका स्ट्रक्चर होता है बेंट। ठीक है, यानी यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होता, क्योंकि इधर लोन पेयर की वजह से आता है, इसमें OH बॉन्ड की वजह से आता है, ये भी 180 के एंगल पर नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ नेट म्यू होगा। यहां पर तो 0 होगा CS2 में, लेकिन पानी का म्यू होगा। जिस भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होती है वो मॉलिक्यूल क्या कहा जाता है? पोलर मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो डाइपोल मोमेंट डिसाइड करता है, और उस पोलैरिटी के वेरिएशन से यहाँ पे ये वेरिएशन, ये चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इस पे रीजनिंग आता है कि ऐसा क्या हो गया सॉल्वेंट के चेंज होने से कि यहाँ पे वेरिएशन आए। तो अब हम इस एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। क्वेश्चन ये बनता है
कि फिनॉल शोज मोनोब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन एंड CS2 while shows ट्राइब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन एंड वाटर, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया कि CS2 ब्रोमीन के साथ में तो मोनोब्रोमिनेशन है और वाटर एंड ब्रोमीन के साथ में वो ट्राइब्रोमिनेशन है। तो पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ले रही हूँ विद वाटर सॉल्वेंट। अगर हम वाटर एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या होगा, देखो फिनॉल है, बेंजीन पर OH ग्रुप क्या होता है, पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, और वाटर यानी H2O वो भी पोलर है। तो जब पोलर सॉल्वेंट के डाइपोल आपस में स्ट्राइक करते हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल अगर आपस में स्ट्राइक करते हैं तो उनके जो डाइपोल्स होते हैं फिर वो टूट जाते हैं और आयनाइजेशन होने लगता है। ठीक है, तो OH जब पानी में जाएगा, क्योंकि पानी भी पोलर सॉल्वेंट है, पानी के डाइपोल से टकराएगा तो ये जो OH बॉन्ड है ये आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज होके क्या होगा, H+ अलग हो जाएगा और जो फिनॉल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। फिनॉल का जब H हट जाता है, O पर माइनस आ जाता है तो इट बिकम्स फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अच्छा CS2 में क्या हुआ, साइमल्टेनियस हम ले लेते हैं कि जब यही फिनॉल OH ग्रुप जो पोलर ग्रुप था ये CS2 यानी ऐसे सॉल्वेंट में गया जो कि नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो OH का डाइपोल कुछ काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी ये आयनाइज ही नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा नो आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल, मतलब यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन नहीं बना है। इतनी बात क्लियर। तो दो बातें मैंने अभी आपको बताई, क्या बताई कि अगर फिनॉल पानी में जाता है तो पानी के डाइपोल के साथ वो स्ट्राइक करता है, टकराता है, कोलाइड करता है और कोलाइड करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही फिनॉल मॉलिक्यूल CS2 नाम के सॉल्वेंट में जाता है तो वहां पर वो आयनाइज नहीं होता है, वो फिनॉल यानी बेंजीन पर OH था, बेंजीन पर OH ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब इस वेरिएशन से क्या चेंज आया आगे, पहले मैं वाटर वाले केस की बात करती हूँ। देखो तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें O के ऊपर माइनस चार्ज है। आपको पता है कि जब रेजोनेंस चलता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है और ऊपर OH है, ठीक है, तो बेंजीन में तो डबल बॉन्ड है और O के ऊपर लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, रेजोनेंस कैसे चलता है, ऑक्सीजन से रिंग की तरफ आता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन जैसे ये O पे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो इससे बेंजीन की साइड आएगा। ठीक है, तो अब क्या था, अगर O पर माइनस चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, माइनस चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए ग्रेडियंट बढ़ गया। ग्रेडियंट का मतलब समझते हो कि जैसे विंड का फ्लो है, ठीक है, विंड का फ्लो क्यों होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। अगर प्रेशर का डिफरेंस कम है तो विंड स्लो बहेगी, लेकिन अगर यहाँ बहुत ही लो प्रेशर है और यहाँ बहुत ही हाई प्रेशर है तो विंड तेजी से बहती है। मतलब दोनों की प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा है, इस डिफरेंस को हमने बोल दिया ग्रेडियंट। इन द सेम मैनर रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो दो रीजन्स के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के डिफरेंस यानी ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, यानी यहां पर तो लोन पेयर है, यहां पे डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है, तो लोन पेयर से बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लोन पेयर यानी जो न्यूट्रल था उसी जगह माइनस चार्ज कर दिया, तो क्या मैं बोल दूं कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना है, फिनॉल का इतना था, फिनॉक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी हो गई, तो ग्रेडियंट यानी बीच का डिफरेंस बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तेजी से होगा। यानी O- जो है वो न्यूट्रल OH के कंपैरिजन में क्या होगा, यहां पर देखिए चार्ज डेंसिटी ऑन O- इज मोर, OH के कंपैरिजन में O- के चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा चार्ज डेंसिटी से क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिवली गुड EDG बन गया। EDG का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये रिंग को ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बन गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ग्रेडियंट से रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन दिए। अब अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन्स मिले तो क्या हो जाएगा, रिंग बहुत हैप्पी हो जाएगी, उस हैप्पीनेस को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ रिंग। तो यानी इसने रिंग को ज्यादा एक्सटेंट तक एक्टिवेट किया। ज्यादा एक्सटेंट तक एक्टिवेशन का मतलब मैंने लिखा कि O- इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप टू द रिंग। अगर ये मोर एक्टिवेटिंग है तो रिंग जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी तो ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देगी, और ज्यादा एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ, एक बार रिएक्शन ना करके वो 3 बार कर जाएगी। 3 बार का मतलब मोर एक्टिवेटेड रिंग शोज ट्राइब्रोमिनेशन, यानी उस फिनॉल की रिंग पर 3 जगह पर ब्रोमीन हमको जुड़ता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिनॉल की बात करूं जो आयनाइज नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल है, वो OH ही रहा, वो O- तो नहीं है ना। तो OH ग्रुप क्या है, इट हैज लेस चार्ज डेंसिटी इन कंपैरिजन टू O-। O- के कंपैरिजन में OH पर तो चार्ज डेंसिटी कम है,
कम है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है, लेकिन O- के कंपैरिजन में वो कम है, तो OH ग्रुप इज कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कम रिसीव हुए, तो वो कम हैप्पी हुई, यानी वो कम एक्टिवेट हुई। तो क्या मैं बोल दूं, OH ग्रुप इज कंपैरेटिवली लेस एक्टिवेटिंग देन O-। ठीक है, तो यहां की रिंग ज्यादा एक्टिवेट हुई थी, CH2 वाली रिंग कम एक्टिवेट हुई, कम हैप्पी हुई। और लेस एक्टिवेटेड रिंग क्या करेगी, कम बार रिएक्शन या हैलोजिनेशन शो करेगी। तो रिंग में एट अ टाइम एक बार ही हैलोजिनेशन होगा, मोनोब्रोमिनेशन। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था, 3 टाइम्स हो गया था, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया।